अभी मैं आपको स्क्रीन में 5 पेंटिंग्स दिखाऊंगा। आपको गेस करना है कि इन पेंटिंग्स में से सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है और अप्रोक्सीमेटली कितने प्राइस की है, और इसमें सबसे सस्ती पेंटिंग कौन सी है। तो उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज में मजा आया होगा। आपके हिसाब से इसमें से सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी रही होगी? तो चलिए एक नज़र इसके आंसर्स पे भी डालते हैं बिफोर वी गेट इनटू कि पेंटिंग्स की जो प्राइस होती है वो कुछ कुछ पेंटिंग्स की इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है। आंसर्स देखने के बाद आप कुछ सरप्राइज हुए? कोई ऐसी पेंटिंग है इसमें जिसको कि देख के आपको लगा कि ये इतनी महंगी कैसे हो गई? और यही सवाल अक्सर हमारे दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं कि ये पेंटिंग इतने मिलियंस ऑफ डॉलर में बिक गई, और जब आप उस पेंटिंग को देखते हो आपको समझ में भी नहीं आता है कि भाई इस पेंटिंग में है क्या। आपने अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में कई ऐसे पेंटर्स देखे होंगे जिनके वर्क को देख के आपको लगता होगा यार ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, मगर इसकी पेंटिंग्स क्यों नहीं बिकती हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे एक पेंटिंग के प्राइस को डिसाइड किया जाता है। पहला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पेंटिंग कितनी पुरानी है। पेंटिंग जितनी पुरानी उसका प्राइस उतना ज़्यादा। और ये एक लॉजिकल भी है, क्योंकि जैसे आपके एंटीक्स की प्राइसेस होती हैं तो वो पेंटिंग की प्राइस ही नहीं, वो बिकॉज वो एक एंटीक है उस वजह से भी उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है। जो दूसरा कारण होता है वो होता है कि आर्टिस्ट कितना फेमस है। इवन वो पुरानी पेंटिंग है, नई पेंटिंग है, आर्टिस्ट जितना फेमस होगा उसका प्राइस उतना ज़्यादा होगा। अब एक आर्टिस्ट कैसे फेमस हो सकता है? इसके कई रीजन हो सकते हैं। कोई यूनिक कहानी हो सकती है, या इवन वो इसके पीछे मार्केटिंग हो सकती है, बट वट एवर द रीजन। तो अगर एक पेंटर फेमस है तो उसके पेंटिंग्स की प्राइस जनरली हाई होगी एक ऐसे पेंटर के मुकाबले जो उतना फेमस नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है जो पेंटिंग के प्राइस को डिसाइड करता है, वो है पेंटिंग के पीछे की कहानी। जी हाँ, अगर किसी पेंटिंग के पीछे कोई कहानी जुड़ जाती है तो जनरली वो ना केवल उस पेंटिंग के प्राइस को बढ़ाती है, बल्कि उस पेंटर, उस आर्टिस्ट के सारे वर्क के प्राइस को ऊपर की ओर ले जाती है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मोनालिसा, लियोनार्डो डा विंची की। अब लियोनार्डो डा विंची वैसे ही वॉज फेमस, तो उनकी जो ये मोनालिसा पेंटिंग थी इट वॉज रीजनेबली नोन। और जैसे उसका पहली बार जिक्र एक बुक में भी हुआ था, वॉल्टर पीटर की रिनेसेंस में, मगर उसको जो आज की डेट का जो कल्ट स्टेटस है, आज की डेट में जो उसकी इतनी डिमांड है, उसका रीजन एक ये था कि 1911 में ये पेंटिंग जो है ये चोरी हो गई थी लोवेरे म्यूजियम से, और अगले 2 साल जब तक ये वापस रिकवर नहीं की गई उस पर इतनी स्टोरीज चली, इतनी कहानियां बनी, इतने सारे जो बोलते हैं उसके पीछे के जो थ्योरीज थी कि किसने चोरी की, क्यों चोरी की, कि वो पेंटिंग का जो एक कल्ट स्टेटस आ गया। और जब वो पेंटिंग रिकवर हुई तो वहां से इस पेंटिंग ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। वैसे तो उसको कभी बेचा या खरीदा नहीं जाता है क्योंकि वो लोवेरे म्यूजियम में लगी हुई है, मगर एक जो अंदाजा है कि उसकी जो प्राइस होगी इस वक्त कम से कम कुछ नहीं तो $800-900 मिलियन और मे बी $1 बिलियन के नज़दीक में हो। और ये कटु सत्य है कि जब आर्टिस्ट की मौत हो जाती है तो आर्टिस्ट बहुत फेमस हो जाता है। और इसका जो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है वैन गॉग। जब तक वैन गॉग जिंदा थे वो अपनी पेंटिंग बड़ी मुश्किल से बेच पाए। जो उनकी सबसे महंगी जो अपनी वो एक पेंटिंग बेच पाए थे वो थी 400 फ्रैंक की, और 2017 में उनकी जो एक पेंटिंग बिकी है वो करीब $83.5 मिलियन में बिकी है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुछ आर्टिस्ट जो है मरने के बाद अचानक से बहुत फेमस हो जाते हैं, और किसी आर्टिस्ट के गुजर जाने के बाद जो एक और फैक्टर प्ले करने लग जाता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई का। क्योंकि अब आर्टिस्ट है नहीं इस दुनिया में तो वो और नया वर्क क्रिएट नहीं करेगा, तो इसलिए जो लिमिटेड पेंटिंग्स जो उन्होंने अपने जीवन के दौरान बनाई थी अब वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड सप्लाई में है,
तो इवेंचुअली उसकी अगर डिमांड बढ़ने लगती है, वो आर्टिस्ट किसी वजह से उसका वर्क फेमस होने लगता है, तो वो पेंटिंग्स की कीमत फिर ऊपर की ओर ही जाती है। और धीरे धीरे विद टाइम उसके साथ एक एज का फैक्टर भी ऐड होता जाता है। एक जो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है पेंटिंग्स के प्राइस का, वो है टैक्स। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे इसमें टैक्स कहाँ से आया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। इसको चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक बिजनेसमैन है या कोई भी है, उसने एक पेंटिंग खरीदी $1 मिलियन की। अब उसने पेंटिंग लाया, उसने अपने ड्राइंग रूम या ऑफिस जहाँ पे भी है लगा दिया। पेंटिंग वहाँ लगी हुई है, कई साल गुजर गए और बिजनेसमैन को या जो वो जिसने खरीदी है वो आर्ट लवर को, उसको सपोज 1 साल हो जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल $20 मिलियन का प्रॉफिट। अब $20 मिलियन का प्रॉफिट है तो टैक्स भी उतना ही लगेगा। पर तभी उस बंदे को याद आता है कि उसने एक पेंटिंग खरीदी थी $1 मिलियन की कई साल पहले। अब वो उस पेंटिंग को म्यूजियम में लेके जाएगा जहां पे कि उसकी रीवैल्यूएशन की जाएगी। और सपोज रीवैल्यूएशन में आती है कि उस पेंटिंग की कीमत आज है $10 मिलियन। एंड देन वो क्या करेगा, वो पेंटिंग को डोनेट कर देगा म्यूजियम में। कितने का डोनेशन किया? $10 मिलियन का। और इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है आर्ट कंट्रीब्यूशन के तरीके से। तो अब आपका जो $20 मिलियन की इनकम थी, उसमें से आप $10 मिलियन को आप माइनस कर दो, क्योंकि वो आपका आर्ट कंट्रीब्यूशन था और आपको टैक्स देना होगा $10 मिलियन में। और साथ साथ बहुत सारी पब्लिसिटी कि भाई ये बंदा कितना चैरिटी वाला है, इसने इतनी जो कॉस्टली पेंटिंग थी वो जो है फ्री में म्यूजियम को दे दी। बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो होपफुली आप लोगों को एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि पेंटिंग्स की जो प्राइस होती है वो कैसे डिसाइड होती है, कौन डिसाइड करता है, और ये जो कुछ कुछ पेंटिंग्स क्यों $1 मिलियन में पहुंच जाती है। एक इंटरेस्टिंग के लिए आप Figma.art के वेबसाइट में एक पेंटिंग कैलकुलेटर है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सो होपफुली आपको इस वीडियो से एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि पेंटिंग्स के प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, and we will see you in the next video with one of these interesting topics in the area of arts